नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 रुपए के नोट वापस लिए, वैध मुद्रा के रूप में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। आज ही क्वाड देश के नेताओं के साथ होगी चर्चा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कल सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के साथ की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा। और पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही तेज गर्मी का दौर शुरू, ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने कहा है कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोटों से बदल सकते हैं। हालांकि 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा के रूप में बने रहेंगे। कल जारी एक बयान में केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुसरण में उसने 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस महीने की 23 तारीख से इन नोटों को किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक बदला जा सकता है। यह सुविधा आरबीआई के उन 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रदान की जाएगी जहां इसे जारी किए जाने के विभाग हैं। आरबीआई ने कहा है कि समयबद्ध तरीके से अभ्यास पूरा करने और लोगों को पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए सभी बैंक 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोटों के लिए जमा और विनिमय सुविधा प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने कल शाम हिरोशिमा पहुंचकर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जापान मैत्री को प्रगाढ़ करने के उपायों, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा की। उन्होंने समसामयिक क्षेत्रीय घटनाक्रम और हिंद प्रशांत में सहयोग बढ़ाने पर विमर्श किया। दोनों नेताओं ने आपसी सामरिक और वैश्विक साझेदारी को अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फ्रांस और यूक्रेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर विमर्श करेंगे। श्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद से जूझ रही है। आज सम्मेलन के बाद क्वाड देश के नेताओं के साथ बैठक भी निर्धारित है। G7 सम्मेलन में जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी उनमें परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक मजबूती और सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, पर्यावरण और ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य शामिल है। जापान ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और संयुक्त राष्ट्र सहित कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया है। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान देश का विकास हरित, स्वच्छ और सतत रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश में यह विशेष रूप से रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश करने का सर्वोत्तम समय है। कल नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने औद्योगिक साझेदारों से पर्यावरण अनुकूल मंत्र के साथ काम करके ब्रांड इंडिया को सशक्त बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में कॉरपोरेट कर और अनुपालन भार में कटौती शामिल है। इस अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति का साक्षी बन रहा है। श्री पुरी ने कहा कि पेट्रोकेमिकल क्षेत्र भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में बदलने की क्षमता रखता है। श्री किरेन रिजिजू ने कल नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री और श्री एसपी सिंह बघेल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया से मुलाकात भी की। उन्होंने यह जिम्मेदारी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कल सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव ने व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में सामग्री वितरण की मॉनिटरिंग, बजट घोषणाओं के चालू वर्ष के संदर्भ में भूमि आवंटन के लंबित मामलों और वैकल्पिक भवनों के लिए संबंधित विभाग की प्रगति की जानकारी ली। श्रीमती शर्मा ने महंगाई राहत कैंप, प्रशासन, गांवों और शहरों के संग अभियान, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 के आयोजनों की जानकारी ली। जयपुर में सचिवालय के पास स्थित योजना भवन की एक अलमारी में रखे सूटकेस में 2 करोड़ 32 लाख रुपए और 1 किलो सोना मिला है। कल देर रात मुख्य सचिव उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा की मौजूदगी में पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि योजना भवन में ई फाइलिंग के अभियान के तहत एक अलमारी से मिले बैग में कुल 2 करोड़ 31 लाख 59,000 रुपए की नकद राशि और 1 किलो सोने के बिस्किट मिले हैं। यह नकदी 2,000 और 500 रुपए के नोटों में है। यह राशि किसकी है और कहां से आई है, इसकी जांच के लिए उच्च अधिकारियों का दल गठित किया गया है। जोधपुर में 23 मई से मेगा जॉब फेयर शुरू होगा। कौशल, नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगने वाले इस 2 दिवसीय फेयर में 60 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी। जॉब फेयर में भाग लेने के लिए युवाओं को QR कोड स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय जोधपुर के उपनिदेशक आनंद सुथार ने बताया कि इसके लिए QR कोड लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले उद्यमिता विभाग की आयुक्त रेणु जयपाल ने आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया और विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही प्रदेश में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। जोधपुर में कल एक ही दिन में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। भरतपुर में भी गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। दिन निकलने के साथ ही धरती तपने लगी है। लोग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। करौली में तेज अंधड़ और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। करौली जिले में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। जिले में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार निकल जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। गर्मी का आलम यह है कि सूर्योदय के साथ ही शुरू हुआ भीषण गर्मी का दौर देर रात तक बना हुआ है। गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है। लोग जरूरी कामों से ही घरों से निकल रहे हैं। इसी बीच शीतल पेय पदार्थों की बिक्री भी बढ़ गई है। भीषण गर्मी के चलते मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। चिकित्सा विभाग ने लू से बचाव के लिए अलर्ट जारी किया है। बांकीबिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आगामी 2 दिनों में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। एक और नए विक्षोभ के प्रभाव से कल से राज्य के बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में आंधी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के भागों में आगामी 2-3 दिन तेज आंधी चलने की संभावना है। 23-24 मई को भी आंधी बारिश की गतिविधियां उत्तरी भागों में जारी रहने के आसार हैं। बांसवाड़ा स्थित गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय की ओर से कल प्रदेश भर में PTET परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 1494 केंद्रों पर बीएड के लिए 3,42,873 और 4 वर्षीय बीएड के लिए 1,78,703 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ये पहली बार होगा जब PTET अभ्यर्थी परीक्षा के बाद अपने साथ प्रश्न पत्र और OMR की कार्बन कॉपी ले जा सकेंगे। PTET जयपुर जिला संयोजक डॉ कल्पना व्यास ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 9 बजे पहुंचना होगा। सुबह 10 बजे परीक्षा केंद्रों के गेट बंद हो जाएंगे। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के अंतर्गत 2,000 रुपए के नोट वापस लिए। ये नोट वैध मुद्रा के रूप में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। आज ही क्वाड देश के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कल सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के साथ की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा। और पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।